हेलो दोस्तों, मैं संविधान का भी एक तरह से नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। अभी तक हमने देखा, पहले पार्ट में हमने देखा था, फर्स्ट पार्ट में देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के जो हमने बेसिक्स कुछ देखे थे, आर्टिकल्स देखे थे, भाग देखे थे, शेड्यूल देखे थे, टोटल शेड्यूल के बारे में चर्चा की थी, ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताया था मैंने। तो आज उसके आगे हम देखते हैं संविधान का परिचय। इट मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं यहाँ पे आगे इसके आगे आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को देखिए, और अगर कुछ अलग से टॉपिक चाहिए होगा, किसी अलग टॉपिक पे अगर आपको चाहिए हो कि मैं उस पर बात करूं या वीडियो लेकर आऊं, तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो कुछ जैसे आपकी डिमांड होगी, जैसे आपका टॉपिक होगा। अगर करंट टॉपिक होगा, मैं करंट टॉपिक पे ही बात करूंगा। बट अभी मैं कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंने स्टार्ट किया है, तो इस पे ही मैं अभी कॉन्सेंट्रेट करके रखूंगा। अगर आपको कुछ अलग से टॉपिक चाहिए हो तो मैं जरूर लेकर आऊंगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करते हैं इसी के साथ संविधान का परिचय। तो सिंपली हम देख सकते हैं संविधान का परिचय। इट मीन्स बेसिक्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। ऑलरेडी इंट्रोडक्शन हो चुका है, बट यहाँ पे एक तरह से परिचय, संविधान से मैं परिचय करवाना चाहता हूँ। एक्चुअली संविधान में है क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे एक तरह से आप दर्शन संविधान। तो संविधान हमने देखा, संविधान क्या होता है। एक तरह से दस्तावेज है एक तरह का, इसमें शासन कैसे चलाया जाता है, शासन की व्यवस्था की गई है, भारत सरकार की व्यवस्था की गई है। सरकार सत्ता में जो लोग हैं, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, इन सब चीजों के बारे में, संसद के बारे में, हर चीजों के बारे में एक तरह से दी गई। एक तरह से ये कानून है, कानून कैसे बनता है, सब जितने भी चीजें उसको क्या क्या मर्ज किया गया है संविधान में, उसके अलग अलग भाग आते हैं, आपने देख रखा है। तो हम दर्शन की बात करते हैं यहाँ पे। उसके बाद सरकार का गठन देखेंगे, विविध कुछ चीजें ऐसी है जो मिसलेनियस में रख दिया है। संविधान सभा के जो लोग थे, उन्होंने अपने संविधान सभा के जो भी लोग थे, सदस्य थे, आपको पता है संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे, काफी गणमान्य लोग भी थे। एक तरह से काफी जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग थे, काफी सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता थे, काफी बड़े बड़े लीडर थे, जिनकी अपार जन समर्थन भी थे। एक तरह से जन समर्थन था, उनके लोगों का भरोसा था। वो प्रतिनिधित्व, हाँ, वो जरूरी चुन के नहीं आए थे। संविधान सभा के सदस्य जो थे, वो चुन के नहीं आए थे जनता के द्वारा, परंतु हाँ, रिप्रेजेंटेटिव, एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनका, और लोगों के लिए संविधान बनाया जा रहा था, जनता के लिए, जनता की अपेक्षा और आकांक्षाओं पे एक तरह से उनके आधार पे ही ये संविधान का निर्माण किया गया। और संविधान निर्माता थे वो काफी दूरदृष्टिता थे, आपने देखा भी होगा, कई सारी चीज मैंने बताया जो कि संविधान सभा के जो लोग थे वो दूरदृष्टिता के साथ काफी चीजों को उन्होंने किया कि जो फ्यूचर में, यानी उन्होंने सपना देखा था कि हमारा भारत देश कैसा होगा, उन हर चीजों को एक तरह से संविधान के अंतर्गत लाया था। इसलिए संविधान से ऊपर, हमारे यहाँ संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, ना ही समाज की रीति रिवाज, ना ही कुछ भी। संविधान पहले है, वही संविधान हमें आज्ञा देता है, हमें अपने धर्म की उपासना की, धर्म को मानने की। कोई भी लोग, कोई भी इंसान है, किसी भी धर्म को मान सकता है। सरकार आपसे कुछ नहीं करती, आप धर्म का प्रचार प्रसार इजीली कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि हमें संविधान हमें परमिशन देता है उस चीज की। तो हम बात करते हैं दर्शन। अब दर्शन एक्चुअली होता क्या है? दर्शन मतलब देखना, एक तरह से बोल सकते हो। ये फिलोसफी, आपने सुना होगा, फिलोसफर होते हैं कुछ। एंशियंट टाइम में हमारे फिलोसफर होते थे, जो कि फिलोसफर, कई ऐसे दार्शनिक हुए हमारे यहाँ। इवन सुकरात का नाम सुना होगा, एरिस्टोटल जैसे कि वो तो यूनानी थे, एक तरह से अदर कंट्री के थे, बट आपने सुना होगा दार्शनिक जैसे एरिस्टोटल, अरस्तु जिनको बोलते हैं, सुकरात, सोक्रेट्स, तो कई सारे नाम सुने होंगे। भारतीय दार्शनिक भी हैं। तो एक तरह से हमारा संविधान का दर्शन एक्चुअली क्या है? तो दर्शन एक तरह से देखना, जिसको हम फिलोसफी बोल सकते हैं, आप बोल सकते हो फिलोसफी, जो फिलोसफर हुए। तो एक्चुअली एक वे हिस्से जिसके जरिए संविधान निर्माताओं ने भारत के भविष्य का स्वप्न देखा, एक तरह से सपना देखा। और कौन से लोग थे? वही लोग थे जो संविधान सभा में थे। संविधान सभा का ही काम था संविधान बनाना। मैं एक्चुअली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे आऊंगा तो आपको बताऊंगा संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, कैसे सदस्यों का चुनाव हुआ, कैसे सदस्य बने। कुछ प्रिंसली स्टेट से आए, देशी रियासतों से आए, कुछ चुन के आए लेजिस्लेटिव के द्वारा। तो ऐसे कुछ लोग को संविधान सभा में कितने मेंबर थे, सभी का मैं जिक्र करूंगा। और संविधान सभा में जो मेंबर थे, मैक्सिमम कांग्रेस, अलग अलग विचारों के लोग। और आपको ये बताना एक तरह से इंटरेस्टिंग है, ये बताना चाहूंगा मैं कि जो संविधान सभा में एक तरह से थे, अलग अलग विचारों के लोग थे, अलग अलग थिंकर्स थे। लेकिन संविधान के जितने भी आर्टिकल्स, अनुच्छेद आप देख सकते हैं, जितने भी अनुच्छेद हैं और जितने भी सर्वसहमति के साथ पास हुए हैं, सबके सब सर्वसहमति के साथ पास हुए हैं। इसलिए संविधान पे हमारा भरोसा जो है, काफी अटूट भरोसा है। तो एक तरह से बोले वे हिस्से जिसके जरिए संविधान निर्माताओं ने भारत के भविष्य का स्वप्न देखा कि भारत हमारा कैसा होगा फ्यूचर में, यानी कि भविष्य में भारत कैसा होगा, भारत का निर्माण। क्योंकि हम जानते हैं आजादी के बाद 1947 आफ्टर इंडिपेंडेंस,
एक तरह से देसी रियासतों में 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट देसी रियासत थे, उन रियासतों को एक करना आसान काम नहीं था। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनको लौह पुरुष बोलते हैं, उन्होंने कर दिखाया। हमारे प्रधानमंत्री भी थे, एक तरह से गृह मंत्रालय भी उनके जिम्मे था, और प्रिंसली स्टेट रियासतों का एकीकरण करना उनको दिया गया था, एक तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। तो आप देखिए, स्वप्न देखा संविधान सभा के लोगों ने, क्या है तो आदर्श मूलक। आपने देखा होगा कि प्रियम्बल में भी कई चीजों की बात की गई है। तो आदर्श मूलक क्या है, क्या आइडल है इस संविधान में? एक तरह से स्वतंत्रता की बात की गई है, समानता की बात की गई है, एकता की बात की गई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, व्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। हमारे पास क्या है, हमारा जो संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट्स देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एक तरह से स्वतंत्रता, समानता, इक्वालिटी, एकता, यूनिटी, बंधुता, फ्रेटर्निटी, न्याय, जस्टिस। यानी कि आप देख सकते हो कि हमारा जो आदर्श, एक तरह से संविधान हमें आदर्श जीवन जीने की एक शैली भी सिखाता है। आप देख सकते हो, फ्रीडम, इक्वालिटी, यूनिटी, एकता, यूनिटी बोलो, इंटीग्रिटी बोलो, फ्रेटर्निटी। और हम ये मैं नेक्स्ट अगले वीडियो में या दूसरे वीडियो में जब मैं बताऊंगा कि जो संविधान के अलग अलग टॉपिक, जैसे इमरजेंसी कहां से जर्मनी से लिया गया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ब्रिटेन से लिया गया है, संविधान के जो फंडामेंटल राइट यूएसए से लिया गया है, कई चीजों पे चर्चा करूंगा एक वीडियो में। आप देख सकते हैं, जैसे कि फ्रांस से हमारा फ्रेटर्निटी वगैरह लिया गया है। ये चीजें मैं आगे डिस्कस करूंगा, बट अभी आप आदर्श मूलक संविधान भी देख सकते हैं कि क्या है, संविधान हमें क्या बताता है और क्या सिखाता है, तो आप देख सकते हैं। उसका प्रस्तावना भी अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आपके सम्मुख लेकर आऊंगा प्रस्तावना, प्रियम्बल। तो प्रियम्बल एक तरह से आदर्शों की बात की गई है। आप देख सकते हैं, एक निचोड़ पूरे के पूरे संविधान। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत में एक तरह से जान सकते हो, सबसे पहला लिखित संविधान कहां था, तो अमेरिका में, यूएसए। आप देख सकते हो, आदर्शों की बात की, सारे संविधान का निचोड़ बोलो या तो एक तरह से आदर्श बोलो, वो क्या हमने कहा रखा है, तो हमने एक तरह से प्रियम्बल, प्रस्तावना में रखा है। आप एनसीईआरटी के बुक में देख सकते हो, तो प्रियम्बल्स लिखे हैं वहां पे। हम भारत के लोग, जैसे हम भारत के लोग मतलब क्या, वो एक वर्ड नहीं है, हम भारत के लोग शब्द नहीं है, वो एक्चुअली हम भारत के लोग 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरी, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के विविधताएं, मतलब विविधताओं से भरा हुआ एक तरह से ये देश है। आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, आपको इतना विविधतापूर्ण देश कहीं नहीं मिलेगा जहां पे लोग एक साथ एक देश में, एक जगह, एक भारत, एक झंडे के नीचे रह रहे हैं। ऐसा देश कहीं नहीं मिलेगा। अलग अलग बोलते हैं ना, क्या अनेकता में एकता, हमारा देश महान, अनेकता में एकता है, क्योंकि यहाँ पे विविधता से भरा हुआ देश है। तो आप देख सकते हैं, प्रस्तावना आदर्शों की बात करता है, उन आदर्शों को सम्मिलित किया गया है। और आपको पता है, हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, बट लागू कब हुआ है, 26 जनवरी 1950। रिपब्लिक डे मनाते हैं, और संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे, हम 26 नवंबर को ही मनाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं एसएससी में, कई तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, और संविधान के बारे में जानना आम लोगों को भी जानना चाहिए। इसलिए ये वीडियो सबको देखना चाहिए जो तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि संविधान के बारे में, क्योंकि ये हमारा राइट है। अगर संविधान को जानेंगे तभी हम अपने राइट्स को जानेंगे। तो हम बात करते हैं मौलिक अधिकार, प्रियम्बल की बात की, प्रियम्बल में आदर्शों की बात की गई है, मैंने बताया, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष की बात की गई है, बंधुत्व की बात की है, स्वतंत्रता की बात की गई है। इन सभी तथ्यों पर बात की गई है। एक तरह से उसका निचोड़ रखा गया है प्रियम्बल में, प्रस्तावना में। जैसे कि आपका हिंदी में है तो उद्देशिका लिखा होता है कि संविधान बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। संविधान ही हमें फंडामेंटल राइट्स देता है। जैसे मैंने बताया कि गरिमामय पूर्ण जीवन, शिक्षा का अधिकार, 6 साल से 14 साल तक के बच्चे को फ्री ऑफ एजुकेशन, ये कौन देता है, ये हमारा संविधान देता है। धर्म की उपासना, धर्म की स्वतंत्रता, हम कहीं भी फ्रीली कहीं भी जा सकते हैं, आम सभा कर सकते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। एक तरह से देखो, दर्शन क्या है हमारा, दर्शन में ही आते हैं कि ये चीज राज्य की, यानी कि एक राज्य होगा तो राज्य का दायित्व क्या होगा, राज्य स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उसका अपना दायित्व क्या होगा जनता के प्रति, तो उसे भी दिया गया। यानी कि संविधान में हर चीज को एक तरह से बोलोगे तो रखा गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी बोलते हैं। नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं कि आपकी जिम्मेदारी,
आपकी ड्यूटीज क्या है देश के प्रति, लोगों के प्रति, आम लोगों के प्रति। क्योंकि हमारे राइट्स अगर दिए गए हैं तो हमारे ड्यूटीज भी दिए गए हैं कि हमारी ड्यूटी क्या है देश के प्रति, क्या है हमारी जिम्मेदारी, क्या है। क्योंकि राइट है, अगर हमारे पास राइट है तो हमारी ड्यूटीज भी हैं। ऐसा नहीं है जैसे कि फंडामेंटल राइट, हाँ फंडामेंटल राइट तब तक आपका मौलिक अधिकार, तब तक आपका फंडामेंटल राइट रहता है जब तक कि आप किसी और का फंडामेंटल राइट ना वायलेट करें, ना उल्लंघन करें। अगर आप किसी और का फंडामेंटल राइट छीनेंगे तो आपका फंडामेंटल राइट फिर नहीं रह जाएगा। वो तो फंडामेंटल राइट सबके लिए एक तरह से देखोगे तो मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। तो एक तरह से ये दर्शन है संविधान का। इंट्रोडक्शन में बात करूं तो संविधान का एक तरह से परिचय है ये। अब बात करता हूं सरकार का गठन। तो सरकार का गठन क्या है, यानी सरकार कैसे, फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, यू कैन से डायरेक्टली, यू कैन से फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस पार्ट इज 50% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 50% सरकार के गठन, दर्शन, विविधताएं यानी कि मिसलेनियस जो चीजें, ये 50% तो यही चीज हो जाएगा। यानी सरकार का गठन कैसे होता है, विधायिका, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, न्यायपालिका का काम क्या है, तो शासन को कैसे चलाया जाता है, शासन कैसे काम करती है, वर्क क्या शासन का, सरकार का गठन क्या है, सरकार कैसे गठित होगी, इन हर एक चीजों पे, हर एक पहलुओं पे संविधान निर्माताओं ने ध्यान रखा और संविधान में इसको मेंशन किया है, संविधान में इसको सम्मिलित किया है, ताकि हमारे एक सपना देखा था जो एक उज्जवल भविष्य कैसा हो भारत एक डेवलप कंट्री बने पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक तरह से। और हम डेवलपिंग कंट्री है अभी, और बहुत ही जल्द हमारा लक्ष्य भी है कि हम डेवलप बने। और इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आपको भी पता होना चाहिए जनता से ही सरकार है। इसलिए बोला जाता है ना कि यहाँ पे जो संविधान ही हमें राइट टू वोट का अधिकार देता है, जिससे हम अपने शासन यानी कि शासन में कौन लोग आएंगे उनको चुनने का अधिकार हमारे पास है। इसलिए जनता ही सर्वोपरि है। बात करते हैं सरकार का गठन, विविधता है, मिसलेनियस में भी कई चीजें और आगे देखेंगे हम, मिसलेनियस में कुछ चीजें अभी मैं इसके आगे डिस्कस करता हूं। अब देखते हैं आगे सरकार का गठन कैसे है, सरकार में क्या क्या आते हैं। तो मैं इसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको यहाँ ब्रीफली बताता हूँ। तो सरकार में क्या आता है आपको पता है, विधायिका जिसको हम लेजिस्लेटिव बोलते हैं, उसके बाद आपके आते हैं कार्यपालिका, इस पे बताऊंगा थोड़ा बहुत, और संसद के बारे में, राज्यसभा होता है आपका, लोकसभा होता है, कार्यपालिका जिसको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, न्यायपालिका जुडिशरी सिस्टम अपना, ये अपना जुडिशरी होता है, न्यायपालिका जिसे बोलते हैं। इनके मैंने आपको बताया भी था, पहले भी बताया, प्लस यहाँ ये क्या है, एक बैलेंस, पावर ऑफ बैलेंस, शक्ति का संतुलन। मैं एक अलग टॉपिक बताऊंगा, शक्ति का संतुलन। यहाँ पे बात करता हूँ एक तरह से सरकार अलग अलग फॉर्म, इनके दायरे क्या है, इनका सीमांकन क्या है, पावर कितना है, इनके अपने अपने दायरे हैं, उस दायरे में रहकर इनको अपना काम करना होता है। ये भी संविधान में दिया गया है। संविधान में इन चीजों के बारे में डिटेल में, हर चीजों के बारे में, हर पहलू के बारे में यहाँ पे दिया गया। अब विधायिका का एक्चुअली काम क्या है, तो सबसे पहले आप पूछेंगे विधायिका होते कौन है, आपने सुना होगा एमएलए, मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट। विधायिका कहाँ होते हैं, एक तरह से संसद में राज्यसभा होता है, हमारा लोकसभा होता है। तो मैं आगे बताऊंगा आपको। यानी विधायिका का काम एक तरह से कानून कौन बनाता है, तो विधायिका ही कानून बनाता है, जो जिनको हम चुन के हमारे अपने प्रतिनिधि के रूप में, इनको राइट टू वोट के माध्यम से वोट करके चुनते हैं, वो लोग कहाँ जाते हैं। कुछ लोग डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते, जैसे कि राज्यसभा में वो डायरेक्टली पीपल्स हाउस नहीं है, जैसे कि हम लोअर हाउस बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं। तो एक्चुअली जो बात करेंगे हम कानून बनाने के काम करती है, उनका काम क्या एक्चुअली, जो राज्यसभा के जो लोग होते हैं, जो राज्यसभा के लोग होते हैं, तो राज्यसभा के जो लोग होते हैं एक्चुअली वो डायरेक्ट चुन के नहीं आते, जनता के द्वारा चुने हुए नहीं होते हैं। लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा बैठते हैं, लोअर हाउस में बैठते हैं, जिनको पीपल्स हाउस भी बोलता है एक तरह से बोला जाता है, तो वो बैठते हैं कहाँ, तो लोकसभा में बैठते हैं, वो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने हुए आते हैं। तो उनका काम क्या होता है एक तरह से, तो उनका काम होता है कानून बनाने का काम। कानून कौन बनाता है, तो आपके विधायिका का काम क्या है, कानून बनाना एक तरह से। और विधायिका क्या एक तरह से जनरल टर्म है, विधायिका का एक जनरल टर्म बोलते हैं, एक तरह से सामान्य नाम है एक तरह से। अगर बात करें कुछ विधायिका, जैसे हमारे यहाँ लोअर हाउस विधानसभा में विधान परिषद होता है, विधानसभा होता है एक तरह से। बात करते हैं एमएलए, एमएलसी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा के अलग। अब बात करते हैं जैसे कि यूएसए में देखा जाए, तो यूएसए में आपका कांग्रेस, उनके जो एक तरह से उनके जो हाउसेस हैं जिसमें लोग एमपी, वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसे हमारे यहाँ बैठते हैं, वहां ही बैठते हैं कानून, वहां की विधायिका जो होती है तो उसको कांग्रेस बोलते हैं। और उनका जो अपर हाउस है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, तो उनको बोला जाता है एक तरह से सीनेट बोला जाता है। अगर ईरान की बात करें तो वहां की विधायिका बोला जाता है मजलिस।
अगर बात करें चाइना में, तो चाइना में जनवादी कांग्रेस, वहां के विधायिका को जनवादी कांग्रेस बोला जाता है। अगर बात करें ब्रिटेन, जैसे कि हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म कहां से है, ब्रिटेन से आया है, क्योंकि एक तरह से औपनिवेशिक, कॉलोनियल कहा कहते हैं ब्रिटेन औपनिवेशिक तो थे हम, तो वहीं से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म लिया हुआ है, क्योंकि एक्चुअली हम उसका एक्सपीरियंस पहले से करते आए हैं, क्योंकि वो हमारे यहाँ राज करते थे, एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमारे यहाँ राज था, तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म लिया है। तो हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये ब्रिटेन में है। अब एक तरह से आप देख सकते हैं कार्यपालिका, तो कार्यपालिका, इसमें अभी विधायिका के बारे में और भी बताऊंगा कि राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, और अलग से भी राज्यसभा और लोकसभा की जब बातें करेंगे, राज्यसभा लोकसभा की जब बात करेंगे तो वहां पे एक्चुअली पूरा डिस्कशन राज्यसभा दोनों में क्या है, टर्म क्या है, कैसे चुनाव होता है, हर चीज के बारे में बात करेंगे। बट अभी एक तरह से इंट्रोडक्शन है, तो संविधान का परिचय के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बात करूंगा। कार्यपालिका यानी कि अब जो इनके द्वारा कानून बनाए गए हैं, जो लॉ बनाए गए हैं, उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, उसको लागू करने का काम कौन करेगा, यानी कि डे टू डे लाइफ में उस कानून को लागू करने का काम किसका होगा, तो आपके कार्यपालिका का होगा। तो कार्यपालिका जो कानून बन के आया है उसको लागू करने का काम करेगी। अब कार्यपालिका भी दो तरह के होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव, एक हमारा राजनीतिक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है, एक हमारा प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव एक तरह से एग्जीक्यूटिव होता है, और ये अस्थाई, इनको अस्थाई भी बोला जाता है, परमानेंट स्थायी नौकरशाही, और ये क्या होते हैं, नॉन परमानेंट होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, ये क्या नॉन परमानेंट होते हैं, क्योंकि ये 5 सालों के लिए चुन के आते हैं, 5 सालों के बाद ये रहेंगे नहीं रहेंगे, चुन के आएंगे अगर तो फिर से रहेंगे, अदरवाइज ये दूसरे चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि इनकी जो नौकरी हुई है 60 सालों के लिए, जो भी एक तरह से इनकी नौकरी का टर्म है, जो जॉब लिया इन्होंने, इस पूरे टर्म तक रहेंगे ये, तो इसलिए अस्थायी होते हैं। और ये इनको कंट्रोल करने के लिए अस्थायी को रखा गया, ताकि पावर बैलेंस ही बना रहे, शक्ति का संतुलन बना रहे, ताकि ये इसको कंट्रोल करे। अदरवाइज ये पावर, अगर जिसके पास पावर आता है वो क्या होता है, एरोगेंस, इट मीन्स वो अपने पावर का दुरुपयोग करेगा, मिसयूज करेगा। तो उस पावर से बचने के लिए शक्ति का संतुलन, पावर बैलेंसिंग, ये कॉन्सेप्ट दिया गया एक तरह से संविधान में। तो सोच सकते हैं आपका अपना संविधान कितना एक तरह से कैसे बनाया गया, दूरदृष्टिता के हिसाब से, यानी कि संविधान निर्माता, यानी जिन्होंने सपना देखा था एक उज्जवल भविष्य, यानी भारत के उज्जवल भविष्य का, तो उन्होंने हर पहलू पे बात की, हर पहलू को रखा है कि कोई दिक्कत ना हो आगे चलकर, कोई इशू ना खड़ा हो, तो हर चीजों की। न्यायपालिका का काम, अब इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए, न्यायपालिका जुडिशरी सिस्टम, तो उस विवादों का निपटारा, संविधान का जो एक्चुअल व्याख्या यानी कि एक्सप्रेशन, एक तरह से संविधान को एक्सप्रेस करने का काम कौन करता है। कई आर्टिकल ऐसे हैं जैसे नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकता है, तो उसको एक्सप्रेस करने का काम न्यायपालिका करती है। और इनके बीच में अगर कुछ विवाद हो, कुछ कानून से रिलेटेड हो, चाहे संवैधानिक है, कोई आर्टिकल संवैधानिक है नहीं, कोई कानून बना, कोई पॉलिसी बनी, वो संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, तो वो कौन देखेगा, तो वो जुडिशरी का काम है, विवादों का निपटारा करना, न्याय करना। सोच सकते हैं, और ये फ्री बॉडी है, इन पे किसी का कंट्रोल नहीं है, तो सोच सकते हैं हमारे यहाँ किस रूप में पावर बैलेंसिंग किया गया है, कितना एक तरह से इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यायपालिका, जुडिशरी सिस्टम। हम बोलते हैं ना, अगर कुछ भी इशू हो, आई विल सी इन द कोर्ट, क्योंकि हमें न्यायपालिका पे भरोसा होता है, कानून पे भरोसा है। तो ये संविधान, यानी कि ये संविधान में ही लिखा गया है। संविधान की तरफ से न्यायपालिका जो लॉ बनाया गया है वो संवैधानिक है नहीं, उसकी जांच कौन करेगा, ये करेंगे। अगर किसी कानून के मुताबिक या कुछ है, भ्रष्टाचार हुआ है, लॉ इंप्लीमेंटेशन में कुछ करप्शन हुआ है, तो वो कौन चेक करेगा, न्यायपालिका। आपको भी पता है, जो भी केस होता है, इशू होता है कुछ भी, तो वो कहां जाते हैं, न्यायपालिका में, जुडिशरी सिस्टम के पास जाते हैं। सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपने सुना भी होगा, हाल ही में अपने चंद्रचूड़ जी हैं, चंद्रचूड़ जी क्या है, वो आपके सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है अभी के तत्काल के। तो आप देख सकते हैं कि कितने पावर बैलेंसिंग किया गया है। तो ये देखते हैं मेरे सरकार का गठन, विधायिका, कार्यपालिका। मैंने अभी बताया था कि मैं थोड़ा बात करूंगा संसद के बारे में भी और राज्य विधानमंडल के बारे में भी। तो आप देख सकते हैं विधायिका जो लेजिस्लेटिव होता है, अब लेजिस्लेटिव विधायिका जिनका काम क्या है, कानून बनाना। इंप्लीमेंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव। दो टाइप के, परमानेंट, नॉन परमानेंट, स्थायी और अस्थायी होते हैं। अब मैंने जुडिशरी सिस्टम बताया, विवादों का निपटारा करना, संवैधानिक है या नहीं है, कानून अगर बना है तो यह कानून उसके अनुरूप काम करता है, विवादों का निपटारा करना, अगर इंप्लीमेंट हो रहा है उसमें कोई करप्शन नहीं हुआ है, तो हर चीजों का जांच करना किसका काम, एक तरह से जिसपे देखना, ये न्यायपालिका काम है, जुडिशरी सिस्टम का। आपको पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, सर्वोच्च न्यायालय जिसको बोलते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, फिर अदर कोर्ट्स होते हैं। तो ऐसे होते हैं हमारे सर्वोच्च न्यायालय, आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है आपको, ठीक है। तो आप देखते हैं विधायिका, अब संघ होता है एक तरह से, यानी कि ये सेंट्रल बोलते हैं इसको, संघ या केंद्र बोलेंगे। एक आपका विधायिका कहाँ होता है, राज्यों में होता है, जो प्रांत बोलो, राज्य बोलो, स्टेट बोलते हैं। तो विधानसभा जो होते हैं, राज्यों में विधानसभा होते हैं।
तो संघ में देखोगे संसद, संसद कहाँ है? तो दिल्ली में संसद है, संसद भवन आपने देखा होगा, जो लोग दिल्ली आ चुके हैं वो देख चुके हैं संसद। अब संसद का एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पीपल्स हाउस, जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना हुआ, डायरेक्ट इलेक्ट किया हुआ, जनता डायरेक्ट वोट करती है, वो कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में बैठते हैं, एक तरह से संसद में। और कानून बनाने का काम इनका काम होता है, विधायिका का काम होता है। और राज्यसभा, जिसको अपर हाउस बोलते हैं, इसको लोअर हाउस बोलते हैं। अगर टोटल सीट देखी जाए तो टोटल सीट संविधान के अनुरूप एक तरह से 552 सीटें दी गई है। चुनाव होता है आपका डायरेक्ट इलेक्शन 543 सीटों पे होता है, प्लस पहले 545 सीटों पे 545 होता था, 2 एंग्लो इंडियन के लिए रखा गया था, बट वो 2020 जनवरी से उसे खत्म कर दिया गया। संविधान 104वां संविधान संशोधन करके जो 2 एंग्लो इंडियन को एक तरह से नॉमिनेट किया जाता था प्रेसिडेंट के द्वारा, और प्रेसिडेंट किसके बिहाफ पे काम करता है? तो मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति काम करता है, यानी प्रेसिडेंट काम करता है, वो मंत्रिपरिषद के सलाह पे काम करता है। तो जो एंग्लो इंडियन 2 एंग्लो इंडियन के लिए सीट रह गया था, वो 2020 में जनवरी 2020 में उसको निरस्त कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन से। इसलिए हमारे पास सीट टोटल 543, और इसमें मेजोरिटी कितना होता है? हाफ, 272 जिसकी सीटें जादुई आंकड़ा गया वो सरकार बना लेता है, और एक तरह से केंद्र में बैठ जाता है, केंद्र में उसकी सरकार चलती है, वो शासन चलाता है। तो ये अगर बात करें लोकसभा में, तो कुछ सीटें रिजर्व की गई हैं, किसके लिए? तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए अप्रोक्स 131 सीटें रिजर्व है एक तरह से। इनमें से 84 सीटें एससी के लिए रिजर्व है, शेड्यूल कास्ट के लिए, और 47 सीटें रिजर्व है शेड्यूल ट्राइब के लिए। ये सीटें यानी कि उनको एक तरह से आगे बढ़ाने के लिए, तो ये सीटें संविधान के अनुरूप ही इन चीजों को संविधान में दिया गया कि 84 सीटें ये रिजर्व रहेंगी। 47 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व, अनुसूचित जनजाति, और शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें। तो टोटल के 543 से 131 सीटें ये हो गई, ये सीटें रिजर्व रहती है। अब बात करें राज्यसभा, जिसको अपर हाउस बोलते हैं, इसका कार्यकाल 5 साल का होता है, इसका 6 साल का होता है। ये भी एमपी कहलाते हैं, ये भी एमपी इलेक्ट होते हैं डायरेक्ट, ये डायरेक्ट इलेक्ट नहीं होते हैं। ये एमएलए, ये जो एमएलसी होते हैं, इनके द्वारा वोट किया जाता है, उनके बिहाफ पे ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं। और ये अस्थायी होता है, एक तरह से अस्थायी होता है, बट ये अस्थायी होता है, क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होता कभी, स्टेबल हाउस इसको बोलते हैं एक तरह से। क्योंकि इमरजेंसी के टाइम में लोकसभा 5 साल बाद चुनाव हो जाएगा, लेकिन इमरजेंसी कुछ आ गई तो कौन संभालेगा? तो इसके बारे में जब डिटेल डिस्कशन करेंगे, अगर अलग से टॉपिक राज्यसभा संसद, राज्यसभा लोकसभा की बात करेंगे, संसद की बात करेंगे, संसद और केंद्र की बात करेंगे, तो वहां पे बताऊंगा। अब 238 सीटों पे यहाँ पे चुनाव होता है, 238 सीटों पे होता है, और 238 सीटों पे उसके बाद 12 इसमें से मनोनीत होते हैं। इट मींस जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट क्या करेंगे? अपॉइंट करते हैं, उनके कामों पे करेंगे, जैसे कि आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल वर्क, इनमें जिसने भी भारत देश में जो लोग रहते हैं अच्छा काम किया हो, तो इसके बेसिस पे उनको 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, तो ये टोटल सीटें इतनी हो जाती है। तो आर्ट, जैसे साहित्य में किसी ने अच्छा काम किया हुआ, लिटरेचर में किसी ने, सोशल वर्क, सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा का सांसद रह चुके हैं, सोशल वर्क, लिटरेचर, साहित्य में, साइंस के फील्ड में, विज्ञान के फील्ड में उन्होंने अच्छा काम किया, तो उसके बेसिस पे मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पे 12 सदस्यों को। अब बात करते हैं राज्यों में भी होते हैं, उनका भी काम, राज्यों में अलग से स्टेट है, स्टेट का अलग से कानून होता है, क्योंकि हमारा फेडरल सिस्टम है। तो राज्यों की भी अपनी दायरे, केंद्र और राज्य का संबंध होता है ना, केंद्र का अपना दायित्व है, राज्य का अपना दायित्व है। तो हम बात करें राज्य विधानमंडल होता है, वहां पे लेजिस्लेटिव होता है एक तरह से, विधान परिषद एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा, यहाँ पे एमएलए होते हैं, जनता के द्वारा चुने होते हैं, ये जनता के द्वारा चुने नहीं होते हैं, जैसे राज्यसभा होता है। परंतु ये विधान परिषद जो होते हैं सभी राज्यों में नहीं है। ये आपका आर्टिकल 169 में दिया गया है कि कौन कौन से 6 स्टेट्स में आपके विधान परिषद है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आपके 6 स्टेट में देख सकते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हाल ही में चुनाव होने वाला है कर्नाटक में अभी, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, इन प्रदेशों में, इन राज्यों में विधान परिषद की भी सीटें हैं, एमएलसी की सीटें। अब बात करते हैं एमएलए, एमएलए आपके, और इनका भी काम एक तरह से, इनका भी दायित्व क्या है? विधायिका का दायित्व एक तरह से विधानसभा में, राज्यों के विधानसभा में कानून बनाना। अब बात करते हैं हम कार्यपालिका, तो कार्यपालिका एक संघ में होता है, एक में से एक सेंट्रल में होता है, एक राज्य में भी होता है। जैसे संघ में कौन कौन से होते हैं? जैसे अगर मैं बात करूं नॉन एग्जीक्यूटिव, अस्थायी कार्यपालिका, तो संघ में अगर बात करें सेंट्रल में किसकी गवर्नमेंट है? बीजेपी की गवर्नमेंट है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट है, जैसे कि यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट है, बिहार में जेडीयू की गवर्नमेंट है, नीतीश कुमार वहां के मुख्यमंत्री हैं, राज्य जैसे हो गए। अब राष्ट्रपति क्या, ये भी एक तरह से एग्जीक्यूटिव ही है, इनके बेसिस पे तो ये साइन करते हैं, कोई कानून एक तरह से इंप्लीमेंट होता है, इनके साइन के बाद ही कोई कानून एक्ट बनता है। पहले बिल होता है, संसद में अगर कोई बिल पास हो रहा है,
बिल पास होने के बाद जब राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं तो उसके बाद से वो बिल एक्ट में परिवर्तित हो जाता है, फिर वो कानून का रूप लेता है। एक तरह से उपराष्ट्रपति हो गए, राष्ट्रपति के बाद सभापति भी होते, तो सभापति होते हैं राज्यसभा के, एक तरह से राज्यसभा के। प्रधानमंत्री हो गया, आपको पता है सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान कौन है? तो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, केंद्रीय सेवाएं। अब सेंट्रल में कौन सी सेवाएं होंगी? तो केंद्रीय, जैसे सेंट्रल सर्विसेज, जैसे कि आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, यूपीएससी एग्जाम लेती है, फ्री बॉडी है एक तरह से, स्वतंत्र, और वो एग्जाम लेती है, कहीं एग्जाम कंडक्ट कराती है और वो क्या करती है, एग्जाम के बेसिस पे इनको चुनती है एक तरह से कि कौन आईएएस, आईपीएस एग्जाम देते हैं, इंटरव्यू होता है उनका अलग से। तो केंद्रीय सेवाएं हो गए, केंद्रीय सेवाएं आ गए, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और राज्यों में डिप्लॉय भी करती है, सेंट्रल में भी रहते हैं। अब राज्य की बात की जाए तो राज्यपाल होता है। अब बोलोगे दिल्ली में उपराज्यपाल है, तो उपराज्यपाल को इंग्लिश में देखोगे तो एक तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, लेकिन वहां पे उपराज्यपाल एक तरह से उपराज्यपाल नहीं बोल, राज्यपाल एक तरह से उपराज्यपाल हो गया, राज्यपाल हो गया है ना। तो दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर की यहाँ पे एक तरह से बात की जाए, दिल्ली में जैसे विधानसभा की 70 सीटें हैं, बिहार जैसे प्रदेश में 243 सीटें हैं विधानसभा की। तो आप देखोगे यहाँ पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली राज्यपाल है, यहाँ पे उसका सीएम होते हैं। दिल्ली में आपके हर जगह राज्यपाल होते हैं, जो पूर्ण राज्य है। दिल्ली हमारा पूर्ण राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, पूर्ण राज्य की मांग किए जा रहे हैं। जो भी सरकार में आती है यहाँ पे अन्य दल, वो पूर्ण राज्य की मांग करते हैं। देना ना देना ये संविधान के अनुरूप है, प्लस संविधान संशोधन करना पड़ेगा, बहुत बड़ी एक तरह से। और दिल्ली एक तरह से राष्ट्रीय महत्व के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो देश का राजधानी है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। सीएम हो गए, राज्यों में बात करें तो चीफ मिनिस्टर हो गए, राज्यों में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। एक हमारा सेंट्रल का, जैसे कि आप बात करते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर होता है, एक राज्यों के भी एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं। होम मिनिस्टर राज्यों के भी होते हैं, होम मिनिस्टर सेंट्रल के भी है, एक तरह से देश के भी होम मिनिस्टर, गृह मंत्रालय अभी किसके पास है? वो जिम्मेदारी अमित शाह के पास है। प्रांतीय सेवाएं, राज्यों में बात करें तो प्रांतीय सेवा यानी पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, पीसीएस, वहां पे जैसे एसडीएम, बीडीओ, सीओ जैसे ऑफिसर्स का किसके द्वारा एक तरह से चयन किया जाता है? तो प्रांतीय सेवाएं के द्वारा। ये राज्य लेते हैं एग्जाम, राज्य एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, अलग अलग। तो प्रांतीय सेवाएं यहाँ पे। अब कुछ चीजों को हमने रख दिया है विविध में, मिसलेनियस में, इट इज द पार्ट ऑफ द मिसलेनियस। तो केंद्र राज्य संबंध, यानी केंद्र और राज्य का संबंध कैसा होगा, रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो इन चीजों के बारे में देखेंगे। उसके बाद ये चीजें दी गई है, क्योंकि ये परिचय इंट्रोडक्शन है संविधान का। मैं आपको इंट्रोडक्ट कर रहा हूँ, हर पहलू पे अलग अलग वीडियोस में बात करेंगे एकदम डिटेल में। एक साथ पॉसिबल नहीं कि हर चीज पे पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। तो एक एक, जैसे विधायिका है, यहाँ पे बात की, राज्यसभा लोकसभा का अलग काफी बड़ा टॉपिक है, संसद, तो हर पहलू पे बात करेंगे हम अलग अलग वीडियोस में, अलग अलग टाइम पे। ये बेसिक। उसके बाद यहाँ पे केंद्रीय सेवाएं, अब मिसलेनियस में केंद्र राज्य, यानी कि संबंध कैसा होना चाहिए, दोनों का बीच का संबंध एक तरह से अच्छा होना चाहिए। लेकिन जब भी देखते हो आपकी सरकार किसी अन्य दल की हो सेंट्रल में और राज्यों में किसी अन्य दल की, तो आपस में थोड़ा सा विवाद उत्पन्न होता है हमेशा। जैसे आप दिल्ली में हालिया में देख सकते हो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के बीच में थोड़ा बहुत होता रहता है, तो कुछ विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। उसका चुनाव आयोग भी एक तरह से इलेक्शन कमीशन जो चुनाव कंडक्ट कराता है, इलेक्शन कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? चुनाव आयोग। एक तरह से नागरिकता की सिटीजनशिप, किसके पास सिटीजनशिप? हमारे यहाँ डुअल सिटीजनशिप नहीं है, हमारे यहाँ एक तरह से एकल नागरिकता बोलते हैं, एकल नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप नहीं है। हम एक देश, मतलब हमारे पास एक ही नागरिकता है, एक से ज्यादा अगर दूसरे देश में गए, सपोज वहां पे हमने वहां की नागरिकता ली, तो हमारा ऑटोमेटिक नागरिकता यहाँ का देश, भारत देश का नागरिकता खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एकल नागरिकता है। सिंगल सिटीजनशिप जिसको बोलते हैं, डुअल सिटीजनशिप नहीं है। जैसे यूएसए कंट्री में क्या, वहां पे वो एक तरह से हमारा यूनियन है, बट वहां पे क्या एक तरह से वहां राज्य मिलकर एक तरह से राज्यों ने मिलकर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं, यूनाइट हुआ है, अलग अलग 50 राज्यों मिलकर बने हैं। वहां पे उनका अलग अलग संविधान है, 50 राज्य 50 संविधान है। तो वहां पे डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट चलता है। पंचायतें, अगर बात कीजिए पंचायत और नगर पालिका जो 73वां संविधान संशोधन 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, नगर पालिका एक तरह से बात की जाए 74वां संविधान संशोधन, तो ये संविधान संशोधन के वहां से पंचायतें और नगर पालिका को भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये हमने मिसलेनियस में एक तरह से देख सकते हैं पंचायतों का, यानी कि विकेंद्रीकरण, यानी कि पहले सेंटर टू टॉप टू बॉटम अप्रोच था, पर पंचायत को इंट्रोड्यूस करके, नगर पालिका नगर पंचायत को इंट्रोड्यूस करके विकेंद्रीकरण किया गया, डिसेंट्रलाइज किया गया, यानी बॉटम अप अप्रोच अपनाया गया, यानी नीचे से हमारी जरूरत क्या है हम बताएंगे, सरकार नहीं बताएगी। तो एक तरह से हमारी जरूरत क्या है, हमारे मोहल्ले में क्या है, पानी की दिक्कत है,
किस चीज की कमी है, रोड की दिक्कत है, ये तो पंचायत की जनता वहां के लोग बताएंगे। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन। पहले क्या होता था कि सरकार तय करती थी कि क्या जरूरत है, तो सरकार तो अपने हिसाब से तय करेगी, एक्चुअल जरूरत तो जो जनता की है ना, इस वजह से इसलिए इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ये सबसे अच्छा तरीका है विकेंद्रीकरण, यानी कि जनता तक डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाने का। तो आप इसके साथ देख सकते हो। इसी के साथ मैं यहाँ पे एंड करता हूं। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिए। अगर आपको नए टॉपिक पे, किसी अन्य टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए होगा या किसी अन्य टॉपिक पे चाहिए कि एक्सप्लेन करूं मैं, तो आप बता सकते हैं, ताकि मैं किसी अन्य टॉपिक पे भी, किसी अदर टॉपिक पे बात करूं। तो इसी के साथ थैंक यू।